गुड मॉर्निंग टू ऑल। आगे जंतुओं में संरचनात्मक संगठन वाली यूनिट हम शुरू करते हैं और उससे टॉपिक लेते हैं जंतु ऊतक एनिमल टिश्यूज। हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। तो आप सभी को पता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, उनके अंदर सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं जो है वो एक सिंगल कोशिका में ही पूर्ण होती है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर जटिल होता है तथा इनमें समान आधारभूत कार्य यानी पाचन, श्वसन और जनन की हम बात करते हैं भिन्न भिन्न कोशिका समूह के द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में खूब सारी कोशिकाएं होती है तो काम का बंटवारा हो जाता है और अलग अलग प्रकार की जो सेल्स है वो अलग अलग प्रकार का काम करती है। सरल जीव हाइड्रा की हम बात करें जो कि सिलेंड्रेटा का सदस्य है और इसका शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ऊतक इसी संघ में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि सबसे पहला ऊतक जो है वो कौन से संघ में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला ऊतक जो है वो सिलेंड्रेटा में ही देखने को मिलेगा या हाइड्रा में बनेगा। विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमारा शरीर भी असंख्य कोशिकाओं का बना है। ह्यूमन बींग का जो शरीर है वो भी खूब सारी कोशिकाओं का बना है, असंख्य कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कार्य करती है। बहुकोशिकीय जंतुओं में समान कोशिकाओं के समूह अंतःकोशिकीय पदार्थों के साथ एक विशिष्ट कार्य को अंजाम देते हैं। यानी इन कोशिकाओं के समूह को, जो कि समान प्रकार की कोशिकाएं हैं और अंतःकोशिकीय जो पदार्थ है उनके साथ मिलकर विशिष्ट कार्य कर रही है, इन कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक के नाम से जानेंगे या ऊतक कहेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि सभी जटिल जंतुओं के शरीर में मात्र 4 प्रकार के ऊतक ही पाए जाते हैं। जितने भी जटिल प्रकार के एनिमल्स हैं उनमें 4 प्रकार के ऊतक मिलते हैं। सबसे पहले सेल्स बनती है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर वॉल बॉडी बन जाती है। यानी कोशिकाओं से ऊतक, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से अंग तंत्र बनते हैं और फिर पूरा शरीर बन जाता है। तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखनी है। कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार विभिन्न होती है। जो कोशिकाओं की संरचना है या उसका रूप है वो उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करता है और ये प्रश्न सेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, आप याद रखेंगे। इसलिए टिश्यूज अलग अलग होते हैं तथा इन्हें 4 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं मुख्य रूप से। एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू या पेशी ऊतक और न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। आगे हम उपकला ऊतक की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। साधारण नाम है इनका एपिथेलियम। एपिथेलियम के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। इसमें एक मुक्त सतह होती है, फ्री सरफेस पाई जाती है जो देह द्रव्य, बॉडी फ्लूइड की ओर या बाहरी वातावरण की ओर होती है। यानी ये मुक्त सतह या तो बॉडी फ्लूइड की ओर होती है या एक्सटर्नल एनवायरमेंट की ओर होती है। ये शरीर के कुछ भाग की कवरिंग या लाइनिंग बनाते हैं। यानी उपकला ऊतक जो है हमारे शरीर में कवरिंग करने का या लाइनिंग करने का काम करेंगे। इनकी सेल्स घने रूप से सटी हुई होती है जिनमें बहुत ही कम अंतःकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स पाया जाता है। यानी इनकी कोशिकाओं की हम बात करें तो कोशिकाएं बहुत पास पास पाई जाती है और कम मात्रा में वहां पर मैट्रिक्स पाया जाएगा या अंतःकोशिकीय पदार्थ उपस्थित होगा। मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं। सरल उपकला ऊतक की हम सबसे पहले बात करेंगे। सरल उपकला ऊतक ये कोशिकाओं की एक परत से ही बनी हुई होती है। ये दहगुआ व नलिकाओं को आश्रित करती है। यानी हमारे शरीर में जो बॉडी कैविटी और ट्यूबुल्स और डक्ट्स है उनको कवर्ड करने का काम सरल उपकला ऊतक का होता है। जटिल उपकला ऊतक की बात करते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, इसमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं की परत पाई जाती है। यानी जो परत है वो 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं की बनी हुई होगी और ये सुरक्षा का कार्य करती है जैसे कि हमारी त्वचा, और इनका प्रमुख काम है प्रोटेक्शन का, जैसे कि हमारी स्किन प्रोटेक्शन का काम करती है। कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। शल्कीय स्क्वेमस एपिथेलियम, घनाकार या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्तंभाकार या कॉलमनर एपिथेलियम। सबसे पहले हम स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करते हैं, शल्कीय उपकला ऊतक की बात करते हैं। इसकी कोशिकाएं चपटी होती है, फ्लैट सेल्स की ये बनी हुई होती है और सिंगल थिन लेयर की ये होती है। यानी सिंगल परत ही इसमें पाई जाती है। बाउंड्रीज जो होती है इसकी अनियमित होती है, इरेगुलर होती है। इनका कार्य है कि ये विसरण सतह बनाने का कार्य करती है या विसरण सतह बनाती है। हमारे शरीर में डिफ्यूजन सरफेस बनाने का काम स्क्वेमस एपिथेलियम करती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम या घनाकार उपकला की हम बात करते हैं। क्यूब लाइक सेल्स होती है, ये भी सिंगल लेयर्ड होती है। यह ग्रंथियों की डक्ट्स और किडनी में नेफ्रॉन के नली के भाग में साधारणतया पाई जाती है। यानी जो ग्लैंड्स की डक्ट्स है और किडनी में नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि ग्लैंड्स की डक्ट्स में या किडनी का जो नेफ्रॉन वाला भाग है उसके ट्यूबुलर भाग में कौन सी प्रकार की उपकला मिलती है, तो घनाकार उपकला पाई जाती है। इनके प्रमुख कार्य की हम बात करें तो इनका प्रमुख कार्य हो जाएगा स्त्रवण और अवशोषण, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। किडनी में नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला जो भाग है उसकी उपकला में सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, नेफ्रॉन की पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका की उपकला में माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर भी उपस्थित होते हैं। तीसरे प्रकार की उपकला यहां पर है कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला। लंबी पतली कोशिकाओं की सिंगल लेयर से बनी होती है। इनमें केंद्रक कोशिका के आधार पर होता है। केंद्रक जो पाया जाता है वो सेल के आधार पर पाया जाएगा, याद रखना है आपको। मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई मिलते हैं। ये आमाशय व आंत्रों की लाइनिंग में पाई जाती है, यानी आमाशय और आंत को आश्रित करने वाली जो उपकला है वो कॉलमनर उपकला है। आपसे पूछा जा सकता है आमाशय और आंत्र में इसकी लाइनिंग में कौन सी उपकला मिलती है, तो स्तंभाकार या कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। यह भी स्त्रवण और अवशोषण का कार्य करती है। यदि कॉलमनर या क्यूबोइडल सेल्स के फ्री सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं, तो इन्हें हम सीलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानेंगे। पक्षमाभिकीय उपकला या सीलिएटेड एपिथेलियम का कार्य कणों को या श्लेष्मा को, म्यूकस को ऊपर एक विशिष्ट दिशा में मूव कराना है। यानी सीलिया जो होते हैं वो कोई भी पार्टिकल अगर वहां पर आ गया है या श्लेष्मा है उसको एक विशिष्ट दिशा में मूव कराने का काम करते हैं। सीलेटेड एपिथेलियम मुख्यतया खोखले अंगों की आंतरिक सतह पर पाई जाती है, जैसे कि ब्रोंकियोल्स, याद रखना है आपको, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब इंपोर्टेंट है, यहां पर सीलेटेड एपिथेलियम मिलेगी। आगे हम कुछ रूपांतरण या मॉडिफिकेशन देखते हैं उपकला उत्तकों के। ग्लैंडुलर एपिथेलियम या ग्रंथिल उपकला उत्तक कुछ स्तंभाकार तथा घनाकार कोशिकाएं स्त्रवण के लिए विशिष्ट हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें हम ग्रंथिल उपकला कहते हैं। तो याद रखेंगे स्तंभाकार और घनाकार दोनों ही रूपांतरित होकर ग्रंथिल उपकला बना रही है। ये 2 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय। यह है आइसोलेटेड ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी होती है या पृथकीकृत ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी हुई होती है। और आहार नाल की गोबलेट सेल जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल हो जाएगी। मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय की हम बात करते हैं, यह सेल्स के समुच्चयों से मिलकर बनी हुई होती है। नाम से पता चल रहा है, लार ग्रंथि इसका एग्जाम्पल हो जाएगी। स्त्रवण के आधार पर ग्रंथियों को हम 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां। इनसे म्यूकस, सलाइवा, लार, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर कोशिकाओं के प्रोडक्ट, अदर कोशिकीय प्रोडक्ट जो है वो निकलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किन किन का सिक्रेशन करती है। इनके स्त्रावों को ले जाने के लिए डक्ट्स और ट्यूब्स पाई जाती है, यानी ये डक्ट फुल ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की बात करें जो कि डक्ट लेस होती है, इनके स्त्रावों को ले जाने के लिए डक्ट नहीं पाई जाती है। इनमें स्त्रावों को हार्मोन्स कहा जाता है। फिर से आप याद रखेंगे, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों में हमने हार्मोन वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ पर हम हार्मोन वर्ड यूज करेंगे जो सीधे उस द्रव्य में स्त्रावित होते हैं जिसमें ग्रंथि उपस्थित होती है, या सीधे ही इनके सिक्रीशंस ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा दिए जाएंगे। कंपाउंड एपिथेलियम की हम आगे बात करते हैं। जटिल उपकला उत्तक मल्टी लेयर्ड होगा, यानी सिंगल लेयर से नहीं बना हुआ होगा, मल्टी लेयर्ड होगा। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं की परतें यहाँ पर मिलेगी। स्त्रवण व अवशोषण में लिमिटेड रोल होता है इनका। मुख्य कार्य है इनका रासायनिक व यांत्रिक तनाव से बचाना। रासायनिक तनाव जो हमारे शरीर में हो गया है या कोई यांत्रिक तनाव आया है उससे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम कंपाउंड एपिथेलियम का हो जाएगा। ये त्वचा की सूती सतह बनाता है, मुख गुहा की नम सतह को बनाता है, ग्रहणी लार ग्रंथियों की आंतरिक सतह तक अग्नाशय नलिकाओं को आश्रित करने का काम भी करता है। इन जगहों पर यह पाया जाता है। उपकला उत्तक की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से कुछ अंतरा कोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स के द्वारा जोड़ी रहती है। लगभग सभी जंतु उत्तकों में व्यक्तिगत कोशिकाओं के मध्य विशिष्ट जंक्शन भी मिलते हैं जो संरचनात्मक व क्रियात्मक लिंक प्रोवाइड कराते हैं। यानी लगभग सभी जंतुओं में कोशिकाओं के बीच कुछ विशिष्ट जंक्शन पाए जाते हैं जो कि आपस में लिंकिंग करने का काम कराएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। टाइट जंक्शन की सबसे पहले हम बात करते हैं। ये उत्तक के आर पार पदार्थ के लीकेज को रोकने में सहायता करते हैं, यानी उत्तक के आर पार पदार्थ को रिसने नहीं देंगे, लीक नहीं होने देंगे। एडहेरिंग जंक्शन की हम बात करते हैं। नाम आपको इसी तरीके से याद करना है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। यह सीमेंटिंग का कार्य करती है, तो याद रखेंगे सीमेंटिंग का कार्य करने वाला जंक्शन एडहेरिंग जंक्शन है, जिस कारण पड़ोसी कोशिकाएं आपस में चिपकी रहती है। सीमेंटिंग का कार्य कर रहा है तो ये पड़ोसी कोशिकाओं को चिपका देगा। आगे गैप जंक्शन की हम बात करते हैं। यहाँ सटी हुई सेल्स आपस में कोशिका द्रव्य संबंधों से जुड़ी रहती है, यानी यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं। यह जंक्शन इन सटी हुई कोशिकाओं के बीच आयंस का, छोटे अणुओं का और कभी कभी बड़े अणुओं का तेजी से ट्रांसफर
कराकर कम्युनिकेशन में मदद करता है, संचार में मदद करता है। यानी कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेट करने का जो साधन है वो भी साइटोप्लाज्मिक संबंधों के आधार पर वो गैप जंक्शन है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से एनिमल टिश्यू से एपिथेलियम टिश्यू अपना कंप्लीट हो जाता है। और ये जो बेसिक बातें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझकर याद करनी है, बार बार आप रिवाइज कीजिए तो आपका जो टॉपिक है वो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।